हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज कला के कुछ प्रश्नों को, कुछ विविध प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहते हैं। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो किस शताब्दी में प्रचलित हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? तो यूनान में कलाओं को तखने या तकनीक कहते हैं। जिसे हम तकनीक कहते हैं, यूनान में उसको तखने कहते हैं। ठीक है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में निम्न कलाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? तो वो है 350 कलाओं। जिसमें कौन कौन सी कलाएं हैं तो देखते हैं। 10 भेषज कला का उल्लेख है, 16 कायस्थों की कला का उल्लेख है कला विलास में। क्षेमेंद्रकृत कला विलास में 16 कायस्थों की कलाओं का उल्लेख है, 64 सुनारों की कलाओं का उल्लेख है और 64 जन उपयोगी कला तथा 64 वेश्याओं की कला है, 100 सार कलाएं तथा 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कला का उल्लेख है, 32 मत्सर्यशील प्रभाव मान की कला का उल्लेख है। ओके, आगे चलिए। ठीक है, देखिए, प्रकृति निर्मित कला को क्या कहते हैं? तो प्रकृति निर्मित कला को देव शिल्प कहते हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और कलाकार के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यानी कला और कलाकार के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता? तो क्या किया जाता था? कलाकार के लिए कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी बोला जाता था। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को शिल्प और कलाकार को शिल्पी बोला जाता था। आगे देखते हैं। कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यानी भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में लिखा उसमें कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग मिलता है। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शिल्प और कला दोनों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखते हैं। वह भारतीय सौंदर्य शास्त्री जिसने यह उक्ति लिखी कि साहित्य संगीत कला विहीन है, वो कौन था? वो थे भर्तृहरि। भर्तृहरि ने क्या कहा था? साहित्य संगीत कला विहीना। ओके, सामान्य रूप में कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? तो सामान्य रूप में कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य कला कहलाता है। ठीक है, आगे है। अभिव्यक्ति का प्रकार है। अभिव्यक्ति का प्रकार क्या है? रूप है। हमें कुछ भी व्यक्त करना होता है तो उसका हम रूप तैयार करते हैं। ठीक है, तो रूप क्या है? अभिव्यक्ति का प्रकार है। ठीक है, कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है भाव, विचार अथवा अनुभूति।
इसके अभाव में हम कलाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं। कला का वर्गीकरण किया गया है। कला का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? तो कला का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया है। एक है ललित कला और दूसरी है उपयोगी कला। ठीक है, आगे है जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति है उन्हें ललित कला कहा जाता है। ललित कला के कितने प्रकार हैं? कला 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो पहली है संगीत कला, दूसरा है काव्य कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला और पांचवा है स्थापत्य कला। ठीक है, तो देख लीजिए हीगल महोदय ने क्या कहा है और क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, देखते हैं। हीगल का कला वर्गीकरण जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो हीगल के कला वर्गीकरण को हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। हीगल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? तो हीगल के अनुसार काव्य कला सबसे अच्छी है, यानी सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है अकॉर्डिंग टू हीगल? वो है काव्य कला। ठीक है, हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला कौन सी है? तो हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला वास्तुकला है। ठीक है, आगे देखते हैं। कलाओं को विशिष्टता के अनुसार हीगल ने इसे निम्न क्रम में रखा है। ठीक है, कौन कौन सा है? काव्य, सबसे पहले हीगल ने किस कला को रखा है? काव्य को रखा है, फिर संगीत को रखा है, फिर चित्रकला को रखा है, फिर मूर्तिकला को और लास्ट में वास्तुकला को रखा है। ये किस विशिष्टता के आधार पर रखा गया है इसको? ठीक है, किसके अकॉर्डिंग रखा गया है इसको? कलाओं की विशिष्टता के अनुसार कलाओं का वर्गीकरण हीगल ने किया है। सबसे लास्ट में कौन सा है? वास्तुकला, और हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला भी वास्तुकला है। ओके, आगे चलिए। ओके, देखिए, जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपयोगी कला कहते हैं। जो कला मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है उसे उपयोगी कला कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी कला जिससे मानव उपयोग में लाता हो, जिसका प्रयोग करता हो, उसे उपयोगी कला कहते हैं। ठीक है, जैसे जेवर हो गया और बढ़ईगिरी हो गया, जो बढ़ई सामान बनाता है उसका हम उपयोग करते हैं, वो क्या हो गया? उपयोगी कला हो गया। जो सुनार जेवर वगैरह बनाते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो भी एक तरह से उपयोगी कला है। ठीक है, आगे देखिए। यूरोप में उदार कलाएं कही जाती हैं। किन कलाओं को उदार कला कहा जाता है? तो उपयोगी कला को यूरोप में उदार कलाएं कही जाती हैं। ठीक है, जिन कलाओं के संवेदन श्रवणीय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें श्रव्य कला कहा जाता है। जिन कलाओं के संवेदन को श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कला कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। काव्य तथा गीत एवं वाद्य इसी कोटि के कलाएं हैं तथा जिन कलाओं को नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दृश्य कला कहते हैं। जिन कलाओं को नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी देख के ग्रहण किया जाता है, देख के जाना जाता है, उसे दृश्य कला कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उपयोगी कला क्या है? पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी एवं आभूषण को क्या बोला जाता है? उपयोगी कला कहा जाता है, या फिर इसको निम्न कलाएं या माइनर आर्ट्स भी बोला जाता है। वास्तु मूर्ति एवं चित्र को क्या कहते हैं? तो वास्तु मूर्ति एवं चित्र को उच्च कला या फिर मेजर आर्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए।
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित सादृश्य चित्रों को कहते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सादृश्य चित्रों को क्या कहते हैं, विद्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित सादृश्य चित्र को विद्य कहते हैं। ठीक, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने प्रकार के चित्र बताए गए, विद्य, अविद्य, और कौन कौन से बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सामग्री के आधार पर शास्त्रों में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो सामग्री के आधार पर शास्त्रों में चित्रों के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनाने वाले चित्र। ठीक है, दूसरा है धूलि चित्र अर्थात सूखे चूड़ित रंगों से भूमि पर बनाए जाने वाले चित्र। ठीक है, जिसे हम रंगोली बनाते हैं वगैरह सब बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धूलि चित्र। सूखे चूड़ित रंगों से बनाया जाता है जो कि भूमि पर बनता है। ठीक है, आगे देखिए। एक सफल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, तो एक सफल शैक्षिक पाठ्यक्रम में कला का महत्व है। संस्कृति सूचित करती है, संस्कृति मानव मानसिक विकास को सूचित करती है। मानव मन को सुंदर और प्रांजल बनाता है। मानव मन को सुंदर और प्रांजल कौन बनाता है, तो वो है कला। कला मानव मन को सुंदर और प्रांजल बनाती है। प्राचीन भारतीय कला की क्या विशेषता थी, तो प्राचीन भारतीय कला की विशेषता धार्मिकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकार से अंकन करता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय चित्रकार से अंकन करता है, तो क्या होगा आंसर इसका होगा योगी की दृष्टि से अंकन करता है। ठीक है, आगे है। साधारण अज्ञानी जन समाज को सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, तो वो है प्रतिमा तथा चित्र चाहिए। साधारण अज्ञानी जन समाज को सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रतिमा तथा चित्र चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय कला में आकर्षक किससे है, तो भारतीय कला में आकर्षक अलंकारिता से है। भारतीय चित्रकला विकसित हुई है, तो भारतीय चित्रकला कल्पना के आधार पर विकसित हुई है। भारत की कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान है, भारत की कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्रतीकों का है। भारतीय कलाओं में आकृतियों तथा मुद्राओं को आदर्श रूप प्रदान किए गए हैं। किस चीज़ से, तो शास्त्रीय नृत्य से आदर्श रूप प्रदान किए गए हैं। भारतीय कलाओं में आकृतियों और मुद्राओं को शास्त्रीय नृत्य से आदर्श रूप प्रदान किए गए हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था, महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। रैम संक्षिप्त रूप है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का क्या अर्थ है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है, एल का अर्थ है लिक्विड, सी का अर्थ है क्रिस्टल और डी का अर्थ है डिस्प्लेड। ओके, आगे देखिए। लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं, तो लेज़र प्रिंटिंक में रिजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई कहते हैं। HTML इंगित करता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंगित करता है। जेपीजी फोटो के लिए उपयोग किया जाता है, जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जेपीजी फोटो का क्या मतलब है
कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप को जेपीजी बोला जाता है। ओके। सीसी इकाई माप है। सीसी इकाई किसका माप है? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का माप है सीसी इकाई। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। आगे देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। डायग्रोटाइप्स पद्धति जुड़ी है। तो डायग्रोटाइप्स पद्धति फोटोग्राफी से जुड़ी है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार था। देविका रानी रोरी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरी को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? वो है साहित्य से। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो था उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत कवि और चित्रकार भी थे। मेधा पुस्तक जिसके संकलन है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। मीना श्रीवास्तव। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनकी एक कृति है चिदंबरम, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फैज अहमद कौन थे? फैज अहमद शायर थे। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरज भनोट थी। ठीक है। पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता वाराहमिहिर हैं। आगे चलिए। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। रेड क्लिफ रेखा स्थापित है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ स्थापित है? तो यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थापित है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। बिहू नृत्य है। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो ये है आसाम का। मांडी और झागोर लोक नृत्य संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो मांडी और झागोर लोक नृत्य गोवा से संबंधित है। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे। ठीक है। अग्निपथ रचना थी। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना थी। आगे देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी थे। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। मूर्तियों पर आइक मुस्कान प्रसिद्ध है। तो किन मूर्तियों पर आइक मुस्कान प्रसिद्ध है? तो वो है ग्रीस की मूर्तियों पर, यानी ग्रीस की मूर्तियों पर आइक मुस्कान प्रसिद्ध है। ठीक है। लीनोकट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन समय है। क्या समय है? 1913 से 1978 तक। 1913 में पैदा हुए थे और 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? चित्त प्रसाद जी की। ठीक है। जो कि एक छापाकार थे, लीनोकट छापाकार थे। ओके। आगे देखिए। कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करता, उसे क्या कहते हैं? तो कोई ऐसा नाम चिन्ह या कोई अन्य तरीका जिससे कंपनी अपना नाम प्रयोग करे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए। हनीवा टेराकोटा कहाँ से संबंधित है? तो हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। विज्ञापन क्यूरेटर गट्टू का निर्माण कौन किया था? यानी विज्ञापन क्यूरेटर गट्टू का निर्माण कौन किया था? तो R.K. लक्ष्मण जी ने किया था। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण R.K. लक्ष्मण ने किया था। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर आए हैं।
अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर कहाँ से आए? तो वो हैं लैटिन लिपि से। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर लैटिन लिपि से आए हैं। कश्मीर का शालीमार बाग कौन बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। शेर शाह का प्रसिद्ध मकबरा स्थित है। शेर शाह का प्रसिद्ध मकबरा सासाराम में स्थित है। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न पुरस्कार मिला था। कला के लिए कला रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। चित्रकार B.N. आर्य का सावरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो B.N. आर्य का सावरी नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। सावरी वॉश चित्र है बद्रीनाथ आर्य का है, जो कि वॉश शैली में बनाया गया है। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? तो गंगा अवतरण है। ठीक है, विचारक ह्यूम निवासी थे। विचारक ह्यूम ब्रिटेन के निवासी थे। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। ठीक है, तो बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? गंगा अवतरण। विचारक ह्यूम निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक मौसिन राम में वर्षा होती है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए। नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। किसको? मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है और किसी को नहीं मिला है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। तो अप्पू प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो है एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योति भट्ट किससे संबंधित है? ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। अंजलि इला मेमन किससे संबंधित है? अंजलि इला मेमन चित्रकला से संबंधित है। अंजलि इला मेमन का जन्म कहाँ हुआ था? अंजलि इला मेमन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? तो भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। तो बंगाल गजट के संस्थापक का नाम था जेम्स ऑगस्ट। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? कोलकाता में पहली छपाई मशीन 1780 ईस्वी में लगाई गई थी। ओके, आगे देखते हैं। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कांट्रा पत्रिका के संपादक जे स्वामीनाथन थे। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मार्ग पत्रिका के संपादक मूलकराज आनंद थे। प्रयाग शुक्ल किसके संपादक थे? तो प्रयाग शुक्ल ने जिसका संपादन किया था उसका नाम था रंग प्रसंग। ठीक है, इस पत्रिका का क्या नाम था? रंग प्रसंग। ओके, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादन किया। ठीक है, किसका? समकालीन कला पत्रिका का नाम है समकालीन कला, जिसका संपादक कौन थे? डॉक्टर ज्योतिष जोशी। कला दीर्घा पत्रिका का संबंध किससे है? तो कला दीर्घा पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कला दीर्घा पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कलकत्ता में खुली थी। इलस्ट्रेटेड व्हीकल ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो इलस्ट्रेटेड व्हीकल ऑफ इंडिया बम्बई से प्रकाशित हुई थी। छपाई कला की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो छपाई कला की खोज चीन में हुई थी। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम तकनीकी छपाई गोवा में शुरू की गई थी। ओके, आगे देखिए। बाबर को डैश पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो आंसर क्या है? मुवैयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन था? वो था बाबर।
तुजुक्की बाबरी के लेखक कौन थे? तुजुक्की बाबरी के लेखक बाबर था। कलमकारी का संबंध किससे है? तो कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय शैली से है। वी कुंजमणि कौन थे? वी कुंजमणि बांसुरी वादक थे। एस बालचंद्रन प्रसिद्ध है। एस बालचंद्रन वीणा के लिए प्रसिद्ध है। रिमी धुमाल प्रख्यात है, तो रिमी धुमाल पेंटिंग के लिए प्रख्यात है। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में है, जो कि कन्याकुमारी समुद्र के बीच में है, वहीं पे ये टेम्पल है, समुद्र के बीच में। कभी चांस मिले तो घूमने जरूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ओके, आगे देखिए। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ स्थित है? तो चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में स्थित है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक एन.जे. कांटे थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी कल्पना चावला। चाणक्य प्रसिद्ध रहे। चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज कपूर कौन थे? पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मारियो मिरांडा कौन है? मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट है। राघव कनेरिया को जाना जाता है। राघव कनेरिया को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। एक्का यदागिरी राव कौन है? एक्का यदागिरी राव मूर्तिकार हैं। क्रोमोलिथोग्राफी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? जॉर्ज बैक्स्टर के लिए प्रसिद्ध है क्रोमोलिथोग्राफी। ओके, आगे देखिए। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जेंड अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। प्रसिद्ध मूर्तिशील अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार थे। अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार बर्निनी थे। ओके, चार्ल्स फेब्री हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक कौन थे? चार्ल्स फेब्री। जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? तो जूट का माध्यम से मूर्तिकला कौन बनाता था? मृणालिनी मुखर्जी बनाती थी। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है? कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई में है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वास्तु विद्या और सृजन के देवता किसे कहते हैं? वास्तु विद्या और सृजन के देवता विश्वकर्मा है। आगे देखिए। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन थे? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। निमातनामा नामक पांडुलिपि संबंधित है। निमातनामा पांडुलिपि पाक कला संबंधी वस्तुओं से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? तो मायरन था, जिसने चक्का फेंकने वाला मूर्ति बनाई थी। ओके, आगे देखिए। वॉल्ट डिज्नी किसके जनक है? वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे और वर्तमान अध्यक्ष अशोक वाजपेयी हैं। ओके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। गढ़ी कला केंद्र कहाँ किसे से संबंधित है? गढ़ी कला केंद्र ललित कला अकादमी से संबंधित है। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे, जो कि 1954 में चुने गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे। समकालीन कला ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। कौन सा पब्लिकेशन है ललित कला अकादमी का? वो उसका नाम है समकालीन कला। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? राय कृष्ण दास। आगे देखिए दोस्तों।
भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। राय कृष्णदास संबंधित थे कला इतिहास से संबंधित थे राय कृष्ण दास। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक जी स्वामीनाथन थे। भारत भवन के संस्थापक थे अशोक वाजपेयी। ठीक है। भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो भारत भवन की डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में स्थित है। NID कहाँ स्थित है? NID गुजरात में स्थित है। ठीक है। NID का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं। ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली है? आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा बेंगलुरु में खुली है। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहाँ है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका नई दिल्ली में है। ठीक। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना नई दिल्ली में 1928 में हुई थी। ठीक है। उकील बंधुओं के द्वारा। आगे देखते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1828 में हुई थी। 88 में हुई थी। 1888 में हुई थी। आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। रघुराय जाने जाते हैं। रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? तो रघुराय फोटोग्राफर के लिए जाने जाते हैं। शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी मूर्तिकार थे। GR संतोष कौन थे? GR संतोष चित्रकार थे। ठीक है। वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है, वो कौन था? वो थे GR संतोष। ओके, आगे चलिए। ठीक है। देखिए, शेखर सेन कौन थे? शेखर सेन नाटककार थे। श्याम बेनेगल कौन थे? श्याम बेनेगल फिल्म निदेशक थे। RV साखालकर कौन है? RV साखालकर कला इतिहासकार हैं। हबीब तनवीर नाटककार हैं। वीरेश्वर सेन की ख्याति किस रूप में थी? वीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकार के लिए फेमस थे। छापा कलाकार कौन है? छापा कलाकार दीपक बनर्जी हैं। विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? तो सतीश गुजराल ने विलाप चित्र को बनाया था। म्यूरल क्षेत्र में ख्याति किसको मिली थी? सतीश गुजराल को ख्याति मिली थी। आगे देखिए। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन प्रख्यात था? तो वो थे सतीश गुजराल। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता थे। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन थे? वो थे भूपेन खक्कर। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किसकी पुत्री थी? तो वो थी जतिन दास की पुत्री। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली के नगर वधू उपन्यास के लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आगे चलते हैं। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? तो राग दरबारी के लेखक हैं। कौन? श्रीलाल शुक्ल। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने सुहाग के नूपुर उपन्यास को लिखा है।
निर्मला उपन्यास किसका है? वो था प्रेमचंद्र का। निर्मला उपन्यास किसका है? तो निर्मला उपन्यास प्रेमचंद्र का है। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का है? तो वो है गबन। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र थे। सम्रांगण सूत्राधार के लेखक कौन थे? सम्रांगण सूत्राधार के लेखक भोज थे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कलिंग वुड हैं। बृहत कलाकोश के लेखक कौन है? बृहत कलाकोश के लेखक विनोद भारद्वाज हैं। आगे देखिए, एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट। स्पिरिचुअल इन आर्ट, ये तो हमने देख लिया था। बृहत कलाकोश के लेखक विनोद भारद्वाज जी हैं। अब देखते हैं स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कैंडेस्की हैं। फॉर बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये कौन लिखा था? अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ट जी हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश चंद्र गुप्त हैं। भारतीय मूर्तिकला नागर प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? वो है राय कृष्ण दास। ठीक है। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की थी? रस मीमांसा ग्रंथ की रचना कालिदास ने की थी। मेघदूत रचना किसकी है? मेघदूत रचना कालिदास की है। आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो थे सर हर्बर्ट रीड। सर हर्बर्ट रीड ने द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी थी? रोजर फ्राई ने लिखी थी। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक कौन लिखा? तो वो थे रोजर फ्राई। आगे देखिए, ठीक है, देखिए 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक का लेखक कौन था? तो एस्थेटिक के लेखक क्रोचे थे, बेनेडेत्रो कोचे जिसको बोलते हैं। आइडियल्स ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक ओकाकुरा जी थे। मिथ एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हेनरी जीमर जी थे। द हिंदी व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक नेवेली तुली जी हैं। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थपति जी हैं। मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस के.जी. सुब्रमण्यम की रचना है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रेखावली ग्रंथ प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक कब लिखी गई है? तो वो है मौर्य काल में लिखी गई है। और इसको किसने लिखी है? इसको मेगास्थनीज ने लिखी है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शैलेंद्र नाथ डे ने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रसमाला किसने लिखी? रसमाला सोमेश्वर ने लिखी है। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार जी हैं। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सिम्पोजिया प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? होमर द्वारा इलियड नामक महाकाव्य लिखा गया था। आगे देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? ये थे विलियम शेक्सपियर। डिवाइन कॉमेडी के रचयिता? तो डिवाइन कॉमेडी के रचयिता दांते जी हैं।
लिबिडो थ्योरी दी गई किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा लिबिडो थ्योरी दी गई थी। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? न्यू एथेंस फ्लोरेंस को कहा जाता है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किस चित्रकार पे आधारित है? तो सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक सत्यजीत रे जी ने किया था। आगे देखिए, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो आक्रोश फिल्म में ओम पुरी ने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई है। ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित है। ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, ठीक है। भागवत पुराण कहानी है, किसकी कहानी है? इसमें किसका वर्णन है? उसमें कृष्ण जी का वर्णन है, राधा प्रेम का, राधा कृष्ण का वर्णन है। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित है, तो वो है ललितपुर में। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? वो है ललितपुर में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। गोल गुंबज स्थित है, गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन रॉयल पिच का है। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर दिल्ली में स्थित है। नीली पॉटरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? नीली पॉटरी के लिए जयपुर को जाना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत नीली पॉटरी से संबंधित है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत थे, तो ये कहाँ से थे? ये जयपुर से थे। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? वो थे कृपाल सिंह शेखावत। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, तो कहाँ प्रसिद्ध है? निजामाबाद। ये हमारे बगल में ही अभी पड़ता है निजामाबाद, जो कि ब्लैक पॉटरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखिए, अवतार सिंह पवार कौन थे? अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक था, तो अवतार सिंह पवार के फेमस चित्र का शीर्षक क्या था? सुजाता। अवतार सिंह पवार किससे संबंधित है? अवतार सिंह पवार मूर्तिकला से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का वह प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था, तो वो थे अवतार सिंह पवार। एम्फोरा पॉटरी कला विधि है, कहाँ की कला विधि है? तो एम्फोरा पॉटरी ग्रीक की कला विधि है। चिकनकारी संबंधित है, चिकनकारी वस्त्रकला से संबंधित है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है, जो कि रणवीर सिंह बिष्ट की है। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लगा है, कहाँ लगा है? यह है लखनऊ के रविंद्रालय में लगा है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को कौन बनाया है? वही बनाए हैं केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध पेंटिंग अनुष्ठान है। वह चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसके कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता, तो वो कौन थे? वो हैं केजी सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, तो देखते हैं दोस्तों, बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प कहाँ है? बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। केवी जेन्ना किससे जुड़े हैं? केवी जेन्ना पॉटरी कला विधा से जुड़े हुए हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, वो है भीतरगांव कानपुर में स्थित है। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है 2 वर्ष।
यानी कि त्रिनाले 3 वर्ष पे लगती है और अंतराल क्या है, 2 वर्ष बाद तीसरा वर्ष जब स्टार्ट होता है तब ये त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन होता है। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है, तो वो है त्रिनालय। अभी हमने ऊपर बताया आपको। त्रिवार्षिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ कब हुआ था, 1968 से त्रिनालय की शुरुआत हुई थी। त्रिनालय आयोजित होती है, दिल्ली में आयोजित होती है। ये एक कला प्रदर्शनी है। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा प्रारंभ हुई थी 2023 में, जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी है, जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी। आगे चलिए। किस कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है, तो वो है मिस्र को। मिस्र की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। मृतकों की पुस्तक लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, तो मिस्र में लिखी गई है। मिस्र की कला शैली किससे संबंधित है, मिस्र की कला शैली आत्माओं से संबंधित है। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला है 3000 साल ईसा पूर्व पुरानी। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे, प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम समाधि गुफाओं में बनाए गए थे। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में, विदिशा यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप पर संदेश खुदा हुआ है, सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। सांची और भरत स्तूप शुंग काल में बनाए गए थे। आगे चलिए। सांची स्तूप जाना जाता है, सांची स्तूप बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। सांची के स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार हैं। सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियां आंध्र काल की हैं, आंध्र सातवाहन काल की हैं। अलाई मीनार कहाँ स्थित है, अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है। विहार गुफाओं को कहा जाता है, विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को पूजा घर कहा जाता है। अजंता की चैत्य गुफाएं थी पूजा उपासना का स्थान थी। अजंता की चैत्य गुफाएं पूजा या उपासना की स्थान थी। आगे देखिए दोस्तों। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे, बौद्ध भिक्षु बिहारों में रहते थे। स्तूप प्रतीक है, स्तूप समाधि का प्रतीक है। कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। कौन करता है, विनय पिटक करता है। कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का वर्णन कौन करता है, तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ करता है। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, बौद्ध धर्म का बड़ा मुख्य मंदिर बिहार में स्थित है, जो कि चंपारण है। केसरिया स्तूप है। तारीख अल्फी है, तारीख अल्फी ईरान का इतिहास है। ब्रह्मा के 4 मुख प्रतीक है, ब्रह्मा के 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आगे देखिए। ठीक है। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र प्रतीत होता है, सूर्य सम्मान चक्र प्रतीत होता है। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के पीछे जो चक्र बना है वो सूर्य सम्मान चक्र प्रतीत होता है। गौतम बुद्ध का कथन है, गौतम बुद्ध का क्या कथन है, तो है चरम विख्याते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे, बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। रॉक गार्डन स्थित है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था, तो कौन थे, नेकचंद्र थे। चंडीगढ़ के डिजाइनर, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनर नेकचंद्र जी थे। आगे देखिए। प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी, तो प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माण कर्ता कौन थे, तो वो थे गुप्त शासक थे। बाद में इसे मौर्य शासक
पहले इसको मौर्य शासक बताया जाता था, अब इसको गुप्त शासक बताया जाता है। सारनाथ पिलर बना है, सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना है। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, किसकी आकृतियां हैं? तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं। आगे देखिए, सम्राट अशोक बौद्ध कब बने? तो वो उत्कल प्रदेश पे चढ़ाई करने के बाद बहुत सारा नरसंहार हुआ था, जिससे देखकर वो बहुत दुखी हुए और वो क्या किए कि बौद्ध धर्म अपना लिए। तो उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद वो बौद्ध बने थे। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो अशोक तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किए थे। अशोकन पिलर जो लौरिया नंदगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई क्या है? तो उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से ठीक, गंधार शैली किसके समकालीन है? तो गंधार शैली मथुरा शैली के समकालीन थी। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। इसको किसने बनाया था? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका जो कुतुब मीनार बनाया गया था उसको पूर्ण करवाने वाला इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार की नींव कौन रखा था? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। ठीक है, किस पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्ती और पौधों का चित्र अंकित किया गया था? तो वो था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया था। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है? वो है गुप्त काल। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता मंदिरों का निर्माण है। कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विक्ट्री टावर स्थित है। विक्ट्री टावर को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, वो है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी स्थित थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर पर बनवाए थे। क्या बनवाए थे? महाबलीपुरम में रथ वाले मंदिर बनवाए थे। कौन? पल्लव शासकों ने। पल्लव कला के अंतर्गत किसका विकास हुआ था? पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम का विकास हुआ था। द डिसेंट ऑफ गंगेज नामक पत्थर पर कटी रिलीफ कहाँ है? तो द डिसेंट ऑफ गंगेज नामक पत्थर पर कटी रिलीफ महाबलीपुरम में है। लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी राजाओं ने करवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में कितने मंदिर है? खजुराहो में कुल 30 मंदिर हैं। आगे देखिए, खजुराहो आज कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर में स्थित है। किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? तो वो थे खजुराहो। खजुराहो प्रसिद्ध है किस लिए? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किन
100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ। तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। श्रावण बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे चामुंड राय। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव बिंबिसार ने डाली थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? वो है प्रयागराज, इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रयागराज स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका पूरा नाम है। भारत में भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है? तो भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? वो है उदयपुर में। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय उदयपुर में है। गोलकुंडा में जो ईरानी शैली विकसित हुई वह है दक्षिण शैली। गोलकुंडा में ईरान जो शैली विकसित हुई वो कौन सी थी? तो वो थी दक्षिण शैली। दक्षिण शैली मूल्यतः केंद्रित कहाँ थी? तो दक्षिण शैली मूल्यतः बीजापुर में केंद्रित थी। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किसका प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वॉश चित्र शैली किससे संबंधित है? वॉश चित्र शैली राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वीरभूमि में स्थित है। शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं, वो कौन थे? वो हैं जोगेन चौधरी। दिलवाड़ मंदिर किससे बना है? दिलवाड़ मंदिर मकराना मार्बल से बना है। दिलवाड़ मंदिर में किसका प्रयोग हुआ है? तो दिलवाड़ मंदिर में मकराना संगमरमर मूर्तिकला का प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दिलवाड़ मंदिर के रूप में। मधुबनी लोक कला क्या है? मधुबनी लोक कला बिहार की कला है। जमुना देवी संबंध रखती हैं। जमुना देवी मधुबनी लोक कला से संबंध रखती है। पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? पिरामिडों का देश मिस्र को कहते हैं। वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस लिए आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म कौन सी है? नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म नाचे मयूरी है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाए कुछ पता नहीं है दोस्तों। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी में ढिलाई मत करिए। ठीक है, ओके।